Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 History Textbook Our Pasts 1 Chapter 5. What is the chapter name? Kingdoms, Kings, Early Republic. Kingdoms, Kings and an Early Republic. This chapter describes the evolution of political structure. This chapter describes the evolution of political structure in North India, focusing on how some communities transitioned from the tribal based Jan people to larger territorial states called Janpadas, and eventually to powerful centralized Mahajanpads. इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब करने को मिलेगा? तो ये चैप्टर जो है डिस्क्राइब करता है इवोल्यूशन के बारे में कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है कैसे इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका। फोकसिंग ऑन हाउ सम, जो फोकस करेगा हाउ सम कम्युनिटीज़ ट्रांजिशनड, कि कैसे कम्युनिटीज़ ना ट्रांजिशनड हुए, ट्रांजिशन में आए, यानी फ्रॉम द ट्राइबल बेस्ड जन, जो ट्राइबल बेस्ड पहले जन थे यानी पीपल थे, वो उसके बाद लार्जर टेरिटोरियल स्टेट बने जिनको जनपद कहा गया। फिर अंततः वो क्या बन गए? टू पावरफुल सेंट्रलाइज्ड महाजनपद बन गए। यानी उसके बाद पावरफुल सेंट्रलाइज्ड महाजनपद कैसे बन गए, यानी जन से जनपद कैसे बना और जनपद से महाजनपद कैसे बना, इस चैप्टर में हम लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नाउ फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जनपद, द राइज ऑफ किंग्स। जनपद्स, द राइज ऑफ द किंग्स। अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले की बात है। सम मेन बिकेम रूलर्स इन द न्यू वे। सम मेन बिकेम रूलर्स, कुछ आदमी ना रूलर्स बन गए इन अ न्यू वे, नए तरीके से रूलर बनने लगे। शिफ्टिंग पावर अवे फ्रॉम द ट्राइबल असेंबलीज, और पावर को ट्राइबल असेंबली से शिफ्ट कर दिए, अवे थोड़ा दूर कर दिए, टू अ मोर फॉर्मलाइज्ड एंड टेरिटोरियल सिस्टम। शिफ्टिंग पावर अवे फ्रॉम द ट्राइबल असेंबलीज, यानी ट्राइबल असेंबली से पावर को थोड़ा अलग शिफ्ट कर दिए, टू अ मोर फॉर्मलाइज्ड, कैसा? मोर फॉर्मलाइज्ड एंड टेरिटोरियल सिस्टम में उसको पावर को सेंड कर दिए। हाउ वेयर रूलर्स चोजन, रूलर को कैसे चूज किया गया? रूलर को उस समय कैसे चूज किया जाता था, देखते हैं। तो द राजा किंग वॉज नॉट नेसेसरली चूजन बाय द पीपल और इनहेरिटेड द टाइटल, यानी राजा को नहीं तो ना ही राजा को ये आवश्यक नहीं है कि केवल पीपल ही चूज करे, नॉट नेसेसरली चोजन बाय द पीपल और इनहेरिटेड द टाइटल, यानी ऐसा नहीं होगा कि किंग कोई है और उनका सन जो है वो किंग ही बनेगा, किंग का सन किंग बनेगा, फिर उनका सन किंग बनेगा, ऐसा नहीं था। और ना ही उनको पीपल चूज किए थे, यानी द राजा वाज नॉट नेसेसरली चोजन बाय द पीपल और इनहेरिटेड द टाइटल। तो क्या होता था उस समय? Some men became rulers by performing very large complex rituals. कुछ लोग तो ऐसे रूलर्स बन गए, कैसे कुछ लोग बने रूलर्स? तो कॉम्प्लेक्स रिचुअल को फॉलो करके, एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल होता था उसको फॉलो करके। कौन सा वो रिचुअल था? तो अश्वमेध, हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसको क्या कहते थे? अश्वमेध, यानी हॉर्स सेक्रीफाइस। सम मेन बिकम रूलर्स बाय परफॉर्मिंग वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स रिचुअल सच एज द अश्वमेध, जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस कहा जाता था। ये रिचुअल से, इस कॉम्प्लेक्स रिचुअल से ही वो रूलर बनते थे। इसमें क्या होता था, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। A horse was let loose to wander freely, guarded by the Raja's men. क्या होता था कि हॉर्स को लूज छोड़ दिया जाता था कहीं भी घूमने के लिए, वांडर फ्रीली। हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली, घूमने के लिए स्वतंत्र होता था एक घोड़ा। और गार्डेड कौन करते थे उसको? गार्ड कौन करते थे? तो राजा के मेन, राजा के जो मेन है वो उनको गार्ड में, उनके गार्ड में रहते थे। हॉर्स को एक खोल के छोड़ दिया जाता था वांडर करने के लिए फ्रीली, और उसको गार्ड कौन करते थे? राजा के मेन। नाउ सेकेंड स्टेप क्या था? इफ़ द हॉर्स एंटर्ड अनदर किंगडम,
एंड द लोकल राजा स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर हॉर्स ना किसी दूसरे के किंगडम में एंटर कर जाए और लोकल राजा कोई अगर उसको स्टॉप करता है तो देन दे हैड टू फाइट, तब उनको उस राजा से जिसने घोड़ा को फ्री किया है उससे उसको लड़ना होगा। यानी इफ़ द हॉर्स इंटर्ड अनदर किंगडम, अगर घोड़ा किसी दूसरे के किंगडम में चला जाए और लोकल राजा वहाँ के जो हैं उनको स्टॉप करते हैं तो दे हैड टू फाइट, तब उनको लड़ना होगा। नौ थर्ड कैसा स्टेप, इफ़ इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर राजा करें उसको अगर राजा वहाँ के जो लोकल राजा हैं वो अलाउ कर दे घोड़ा को हॉर्स टू पास, इट मीन्ट इट मीन्ट दे एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द अश्वमेध परफॉर्मिंग राजा। यानी अगर वो अलाउ कर दे घोड़ा को हॉर्स को कि पास कर जाए वहाँ से, तो इट मीन्ट इसका मतलब ये होता था कि उनके जो घोड़ा का जो मालिक है यानी घोड़ा को जिस राजा ने भेजा है एक्सेप्ट कर लिए हैं उनका वो सुप्रीमेसी। यानी अगर रोक दिए घोड़ा को, दो ही ऑप्शन था, अगर वो स्टॉप कर दिए घोड़ा को तो उनको लड़ना होगा उस राजा से, अगर वो अलाउ कर दिए घोड़ा को यानी हॉर्स को पास करने के लिए अलाउ कर दिए जो वॉन्डरिंग कर रहा था घोड़ा, तो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो हॉर्स उसको पास करने के लिए यानी पास कर दिए जा, तो हॉर्स को पास करने दिए तो फिर क्या होगा, वो एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द अश्वमेध परफॉर्मिंग राजा, जो अश्वमेध परफॉर्म कर रहा है राजा उसकी सुप्रीमेसी को वो स्वीकार कर लिए, एक्सेप्टेंस कर लिए। तो इस तरह से राजा चुने जाते थे, राजा बनते थे पहले के समय। नाउ इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो लाइन है, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल, रिचुअल में राजा सेंट्रल फिगर होता था। कौन सा फिगर होता था, सेंट्रल फिगर। रिचुअल में कोई भी रिचुअल होता था उसमें राजा सेंट्रल फिगर होते थे। अकॉम्पनीड बाय हिज फैमिली, उनके चारों तरफ उनकी फैमिली होते थे, एंड सब ऑर्डिनेट्स, और उनसे लोअर ऑर्डर के जो उनके लोअर ऑर्डर वाले उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते थे वो भी होते थे उनमें। द कॉमन पीपल विश और वैश्य जो है ब्रॉड गिफ्ट्स, जो विश और वैश्य जो कॉमन पीपल माने जाते थे उनके लिए गिफ्ट लाते थे, ब्रॉड गिफ्ट लाते थे उनके लिए। नाउ द प्राइस्ट्स, ब्राह्मण जो थे, कंडक्टेड द रिचुअल्स एंड रिसाइटेड द वर्सेस, प्राइस्ट क्या करते थे, ब्राह्मणास जो थे वो क्या करते थे, कंडक्टेड द रिचुअल, रिचुअल को कंप्लीट करते थे और रिसाइट करते थे वर्सेस, जो वेदास के बारे में हम लोग पढ़े उसके वर्सेस को, सुक्तास को वो रिसाइट करते थे। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वेदास के बारे में, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो पढ़े थे उसमें हम लोग के देखे थे कि प्राइस्ट जो है रिसाइट करते हैं वर्सेस, सुक्तास को रिसाइट करते हैं। तो जब ये रिचुअल्स होता है ना तो द प्राइस्ट ब्राह्मणास कंडक्टेड द रिचुअल्स, वो करते थे, रिचुअल को कौन करते थे, तो ब्राह्मणास ही करते थे, और रिसाइट करते थे उस समय वो वर्सेस को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडिया ऑफ जनपद, जनपद का आइडिया, द आइडिया ऑफ जनपद। द टर्म जनपद, द टर्म जनपद लिटरली मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, लैंड वेयर द जन यानी पीपल सेट हिज फुट एंड सेटल्ड डाउन। द टर्म जनपद, जनपद जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, लिटरली मीन्स ये होता है, जन मीन्स होता है पीपल एंड पद मीन्स उनका फुट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो द टर्म जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन पीपल सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे जन ने जन यानी पीपल ने अपना फुट सेटल किया, यानी वेयर द जन पीपल सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे अपना पैर रखा और सेटल हो गए वहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जनपद। द टर्म जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन पीपल सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे अपना पैर रखे और सेटल हो गए वहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड जनपद। नाउ दीज सेटलमेंट्स बिकेम द अर्ली टेरिटोरियल यूनिट्स, ये अर्ली टेरिटोरियल यूनिट्स बन गया, ये सेटलमेंट क्या बन गया, अर्ली टेरिटोरियल यूनिट्स बन गया, विद द राजा नॉ रूलिंग ओवर अ स्पेसिफिक एरिया, राजा अब वहाँ पे रूलिंग करने लगे, उस स्पेसिफिक एरिया पे उस राजा ने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक राजा हुए वहाँ पे, नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल,
वो ग्रुप ऑफ पीपल में राजा नहीं थे, राजा अकेले थे जो रूल कर रहे थे। दी सेटलमेंट्स बिकेम द अर्ली टेरिटोरियल यूनिट्स, यानी ये सेटलमेंट अर्ली टेरिटोरियल यूनिट्स बन गया, जहाँ पे राजा जो है अब रूल करने लगे ओवर स्पेसिफिक एरिया, जो स्पेसिफिक एरिया उनका था उन पे वो रूल करने लगे। राजा राजा अकेले रूल कर रहे थे, नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ग्रुप ऑफ पीपल मिलके रूल नहीं कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड सेटलमेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है सेटलमेंट को, तो क्या उन्होंने उन्हें पाया, तो उन्हें क्या फाउंड हुआ है, क्या मिला है। सेटलमेंट्स इन जनपदास लाइक पुराना किला दिल्ली में और हस्तिनापुर जो नियर मेरठ में है, तो और तीसरा कौन सा है, अतरंजी खेरा जो नियर इटाह इटाह के आसपास है, अतरंजी खेरा, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है सेटलमेंट को, जनपद के जो सेटलमेंट हैं उनको एक्सकेवेट किया है कहाँ कहाँ पे, पुराना किला जो दिल्ली में है, दूसरा कौन, हस्तिनापुर जो मेरठ के नियर में है, नज़दीक में है, और तीसरा कौन सा है, अतरंजी खेरा जो इटाह के नज़दीक है। तो एक्सकेवेट किए हैं आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे सेटलमेंट को, जो जनपद वाले सेटलमेंट थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है, मतलब उनकी खुदाई की है और उनके बारे में बहुत सारा चीज़ पता किया है। नौ, स्टडी किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। पीपल इन जनपदास लिव्ड इन हट्स, पीपल जो जनपद वाले लोग थे वो कैसे कहाँ रहते थे, हट्स में रहते थे। केप्ट एनिमल, एनिमल भी रखते थे। एंड ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स ना ग्रो करते थे। इंक्लूडिंग कौन कौन सा क्रॉप था, राइस था, वीट था, बार्ली था, पल्सेस था, शुगर केन था और सीसेम था। यानी जनपद के जो लोग थे वो कैसे कैसे रहते थे, हट्स में रहते थे, एनिमल अपने पास रखते थे, केप्ट एनिमल, एंड ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और बहुत सारा क्रॉप्स उपजाते थे। इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सा है, राइस है, वीट है, बार्ली है, पल्सेस है, शुगर केन है एंड सीसेम है। ये सब हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड सेटलमेंट, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सेटलमेंट जो जनपद में थे उनको एक्सकेवेट किया, क्या किया है, एक्सकेवेट किया है। तो उससे ये पता चलता है ये कहाँ कहाँ एक्सकेवेट किए थे, तो दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर जो मेरठ में है, मेरठ के नज़दीक है, रौतरंजी खेरा जो इटाह के आसपास है। तो इन सब को एक्सकेवेट करने पे पता चला कि लोग जो जनपद में रहते थे वो हट बना के रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, एनिमल्स रखते थे अपने पास, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ना ग्रीव करते थे। कौन कौन सा, जैसे राइस है, वीट है, बार्ली है, पल्सेस, शुगर केन एंड सीसम, इस टाइप के क्रॉप्स ना ग्रीव करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, महाजनपद, महाजनपदाज, ग्रेट किंगडम्स, महाजनपदाज ग्रेट किंगडम्स। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, कब की बात है, 2500 साल पहले की बात है, अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, कुछ जनपद जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। 2500 साल पहले की बात है, सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, कुछ जनपद ना बाकी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, कुछ जनपद बाकी जनपद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। एंड वे आर नोन एज महाजनपद, इसीलिए उन्हें ग्रेट जनपदास कहा जाने लगा। यानी कुछ जनपद जो हैं बाकी जनपद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उनको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो ग्रेट जनपदास या महाजनपद कहा जाने लगा उनको। देयर वेयर 16 सच महाजनपदास, ऐसे कितने सारे महाजनपद थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो देयर वेयर 16, टोटल 16 थे नंबर में महाजनपदास जो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। अब आते हैं इसके पार्ट, देखते हैं कि कैपिटल सिटीज़ क्या था महाजनपदास के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैपिटल सिटीज़। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, जो महाजनपद जो थे ना, बहुत सारे महाजनपद के पास मोस्टली एक कैपिटल सिटी होता था। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, क्या होता था उनके पास, कैपिटल सिटीज़ होता था। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। Now many of these capitals were fortified, इनमें बहुत सारा कैपिटल जो होता था fortified होता था, यानी surrounded by massive wall of wood, ब्रिक एंड स्टोन, यानी जो कैपिटल उनका होता था महाजनपदास का वो क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था, यानी सराउंड उनको करते थे वे वाल से, मतलब सुरक्षित रखते थे। क्या चीज़ का वो सराउंडिंग करते थे, तो मासिव वाल होता था वुड का, ब्रिक का या स्टोन का, यानी कैपिटल सिटीज़ को फोर्टिफाइड करके रखा जाता था। और ये फोर्टिफाइंग का जो प्रोसेस था वो क्या चीज़ के द्वारा होता था, वुड से, ब्रिक से,
और स्टोन से। तो ये मासिव वाल बना के फोर्टिफाइड करते थे अपने कैपिटल सिटीज़ को। नाउ फोर्टिफिकेशन जो रीजंस इसका क्या क्या था, फोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता था, फोर्टिफिकेशन का रीज़न क्या क्या था। तो 3 रीज़न है। पहला रीज़न क्या था, टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम अटैक, अपने एरिया को अटैक से बचाना, ये पहला रीज़न है। दूसरा क्या रीज़न था, टू शो द पावर एंड वेल्थ ऑफ द राजा, राजा का पावर क्या है और वेल्थ क्या है ये शो ऑफ करना। तो दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा रीज़न क्या था, टू कंट्रोल द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, कंट्रोल करना पीपल जो लीव कर रहे हैं ना फोर्टिफाइड एरिया में, उनके रीजन को, उनके लाइफ को, लिविंग को कंट्रोल करना। यानी फोर्टिफिकेशन का रीज़न क्या क्या था, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रीजंस। फर्स्ट रीज़न क्या था, टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम अटैक, यानी अटैक से उनको बचाना, अपने एरिया को अटैक से बचाना, सुरक्षित करना। और दूसरा जो रीजन था फोर्टिफिकेशन का वो क्या था, टू शो द पावर एंड वेल्थ ऑफ द राजा, यानी राजा के पावर और वेल्थ, यानी धन जो उनके पास ज़्यादा है राजा के पास और उनकी पावर कितनी ज़्यादा है, ये दिखाना कि फोर्टिफिकेशन हमारा इतना मजबूत है। यानी राजा बहुत ज़्यादा, यानी फोर्टिफिकेशन देख के ही किसी को पता चल जाता था कि राजा कितने वैभवशाली हैं, कितने वेल्दी हैं, कितने पावरफुल हैं। और तीसरा रीज़न जो था वो था टू कंट्रोल द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, लिविंग जो कर रहे हैं फोर्टिफाइड एरिया के अंदर लोग, उनको कंट्रोल करना। ना इसके बाद क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग दीज मासिव वॉल्स रिक्वायर्ड इमेंस प्लानिंग, ये जो मासिव वाल बनाए जाते थे फोर्टिफिकेशन के लिए, ये जो विशालकाय जो दीवार बनाए जाते थे, बिल्डिंग किए जाते थे, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा, फोर्टिफिकेशन के लिए जो मासिव वाल यानी विशालकाय जो दीवार बनाई जाती थी, रिक्वायर्ड करता था इमेंस प्लानिंग, बहुत अच्छा प्लानिंग इसके लिए चाहिए होता था। ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए होता था, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होता था। एंड द लेबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, और थाउजेंड्स यानी हजारों संख्या में जो मज़दूरों का ज़रूरत होता था, वो लेबर फोर्स चाहिए होता था। यानी बिल्डिंग कभी भी ये फोर्टिफिकेशन के लिए जो किया जाता था, मासिव वाल जो बनाया जाता था, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती थी, इमेंस प्लानिंग, ह्यूज रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, यानी लेबर ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स की भी ज़रूरत होती थी। ना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का न्यू सिस्टम क्या है ये देखते हैं। न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का न्यू सिस्टम क्या था देखते हैं। तो द न्यू राजाज नीडेड मोर रिसोर्सेज, नए राजा को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी टू बिल्ड फोर्ट्स, अभी जस्ट डिस्कस किए कि मासिव वाल बनाने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए। तो न्यू राजा नीडेड मोर रिसोर्सेज टू बिल्ड फोर्ट्स, फोर्ट बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। एंड मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज़, और अपने स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती थी। तो पेड बाय द राजा, यानी ये स्टैंडिंग आर्मीज़ को पेड कौन करते थे, राजा ही करते थे। तो राजा को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की इसके लिए ज़रूरत होगी, और फोर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत सारा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। दे कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन वॉलंटरी गिफ्ट्स, अब क्या हुआ कि उनको केवल वॉलंटरी गिफ्ट्स पे वो रिलाई करना जो है ये इनका समाप्त हो गया। मतलब पहले क्या होता था कि राजा को केवल लोग जो है गिफ्ट कर दिया करते थे कुछ ना कुछ, और उसी पे राजा का जीवन जो है, लाइफ जो है वो डिपेंड होता था। लेकिन अब जो है इनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, क्योंकि ये फोर्ट्स बनवाने लगे, बहुत बड़े बड़े विशालकाय फोर्ट्स बनाने लगे मासिव वॉल्स वाले, और फोर्टिफिकेशन में लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज़ को मेंटेन करने में इनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। तो अब जो है इसीलिए लिखा हुआ है कि दे कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन वॉलंटरी गिफ्ट्स, अब उनको केवल वॉलंटरी गिफ्ट्स पे डिपेंड रहना पॉसिबल नहीं था, अब उनको एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना था। तो ये इसी के बारे में लिखा हुआ है कि दे कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन वॉलंटरी गिफ्ट्स, यानी पहले का समय नहीं था कि वॉलंटरी गिफ्ट्स केवल मिल जाए और उसी से संतोष कर लें, लेकिन अब तो उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो इसीलिए हम लोग न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्यों आया, इसका ये रीज़न है। नाउ
टैक्सेस वेयर नाउ कलेक्टेड रेगुलरली। अब जो है टैक्सेस रेगुलरली कलेक्ट होने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है वॉलंटरी गिफ्ट पे पहले रिलाई हो जाते थे, राजा डिपेंड हो जाते थे, लेकिन अब उनको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए फोर्ट बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। पहला काम क्या था? फोर्ट बिल्ड करना, और दूसरा काम था मेंटेन करना स्टैंडिंग आर्मी को। तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और ये तो केवल वॉलंटरी गिफ्ट से होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे? वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, और ये रेगुलरली होने लगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये रेगुलरली अब होने लगा। टैक्सेस वेयर नाउ कलेक्टेड रेगुलरली, ये रेगुलरली प्रोसेस होने लगा। नाउ इसमें क्या है? टैक्स ऑन क्रॉप्स। अब ये टैक्स का टाइप देखिए कौन कौन सा है। टैक्स ऑन क्रॉप्स, क्रॉप पे जो टैक्स लगता था वो कैसा था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स यूजुअली फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, यानी भाग इसको कहते थे या शेयर कहते थे। यानी आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 जो है आप राजा को टैक्स में दे दीजिए। यानी क्रॉप पे टैक्स कैसा लगता था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स जो है यूजुअली फिक्स्ड एट 1/6, यानी आपने जो भी उपजाया है तो उसका 1/6 जो पार्ट है वो राजा को एज ए टैक्स दे दीजिए। इसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था या शेयर कहा जाता था। इट इज़ कॉल्ड भागा और अ शेयर, भाग और अ शेयर। ना टैक्स जो है क्राफ्ट्स पर्सन पे कैसा लगता था? ये तो हुआ फार्मर पे टैक्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि फार्मर पे टैक्स कैसा लगता था। तो आप अगर फार्मर हैं और आपने जो ग्रोन किया है फील्ड में, जो कल्टीवेशन किया है, जो आपका क्रॉप्स है, उसका 1/6 पार्ट आप राजा को टैक्स में दीजिए। ना सेकेंड टैक्स जो है ये फर्स्ट टाइप का टैक्स है, ये सेकेंड टैक्स हम लोग देख रहे हैं। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन, क्राफ्ट्स पर्सन पे कैसा टैक्स लगता था? इन द फॉर्म ऑफ लेबर। Example goes to a weaver might have to work for the king for 1 day every month। वेबर को लेबर के फॉर्म में भी टैक्स मिलता था, यानी राजा को। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन पे कैसा टैक्स लगता था? इन द फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब आप लेबर के रूप में राजा को टैक्स दे दीजिए। तो क्या होगा इसमें? तो वेबर जो है, जो बुनकर होते थे, क्या करते थे? माइट हैव टू वर्क फॉर द किंग फॉर 1 day एवरी मंथ, मतलब 30 दिन में, 30 डेज में, 1 मंथ जो 30 डेज का है उसमें आपको 1 डे राजा के लिए काम करना है। 1 डे जो है आपको 30 डेज में कोई एक दिन आप राजा के लिए वर्क करिए, यानी लेबर के रूप में उसको टैक्स दीजिए। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन में कैसे लगता था? इन द फॉर्म ऑफ लेबर। लेबर कैसा होगा? तो 30 डेज में 1 डे जो है आप राजा के लिए काम करें। वेबर माइट हैव टू वर्क फॉर द किंग फॉर 1 डे एवरी मंथ, यानी हर महीना आपको एक दिन राजा के लिए वर्क करना है। इस तरह से लेबर के रूप में भी टैक्स राजा को मिल जाता था। ना इसके बाद क्या है? टैक्सेस ऑन हर्डर्स, जो जीव जंतु पालते थे, जो रेयरिंग करते थे, उन पे कैसा टैक्स लगता था? किस टाइप का टैक्स लगता था? टैक्सेस ऑन हर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस। जो जंतु पालते थे, यानी जो टेम करते थे एनिमल्स को, उनको टैक्सेस के रूप में एनिमल देना होता था या एनिमल का प्रोड्यूस देना होता था। या तो आप एनिमल गिफ्ट कर दीजिए राजा को, या तो एनिमल का प्रोड्यूस जो है, मिल्क जैसे उससे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है उससे, वो आपको एनिमल को प्रोड्यूस में दे देना है। मतलब वो एनिमल प्रोड्यूस आपको राजा को एज ए टैक्स दे देना है। ये कौन देते थे टैक्स? तो टैक्सेस ऑन हर्डर्स, यानी जंतु पालने वाले जो रियरिंग करते थे ना, वो टैक्सेस इस तरह से देते थे। नाउ फोर्थ टाइप जो था टैक्सेस का, टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स। ट्रेडर पे कैसा टैक्स लगता था? तो टैक्सेस ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड। जो ट्रेडर्स थे वो गुड जो बॉट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उन सारे पे टैक्सेस राजा को देना होता था। यानी ट्रेडर्स जो भी सेलिंग सोल्ड कर रहे हैं या बॉट कर रहे हैं, उस पर टैक्स जो है राजा को देना होता था रेगुलरली। ना इसके बाद कौन सा है? टैक्सेस ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर और गैदरर्स पे कैसा टैक्स लगता था? आइए देखते हैं। टैक्सेस ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स, हंटिंग करके जो अपना जीवन यापन करते थे, या गैदरिंग करके जो अपना वो जीवन यापन करते थे, उन पे कैसा टैक्स लगता था? टैक्सेस ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हंटर और गैदरर को बोला जाता था कि आप जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उसको आप वो टैक्स के रूप में दे दीजिए राजा को। यानी टैक्सेस ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स कैसे होता था
टैक्स कैसे कलेक्ट होता था हंटर एंड गैदरर से? इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जंगल से जो सामान वो इकट्ठा किए हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लाए हैं, वो टैक्स के रूप में राजा को दिया करते थे। और ये सारा प्रोसेस ना, ये जितना टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रेगुलरली होने लगा था। ये ध्यान रखना है कि ये रेगुलरली अब शुरू हो गया। टैक्सेस वेयर नॉट कलेक्टेड रेगुलरली। इसका भी रीज़न क्या हम लोग पढ़े थे कि न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्यों हुआ था? क्योंकि वॉलंटरी गिफ्ट जो है, वॉलंटरी गिफ्ट से अब राजा को संतोष नहीं होता था, क्योंकि उसको दो चीज़ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता था। क्यों? क्योंकि बिल्ड फोर्ट करवाने के लिए और मेंटेन करने के लिए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को, तो उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता था। तो रिसोर्सेज चाहिए होता था, तो अब तो केवल वॉलंटरी गिफ्ट पे डिपेंड रहेंगे नहीं, इसीलिए उनको नया टैक्स का सिस्टम लाना पड़ा कि हर तबके के लोगों से उनको टैक्स मिलने लगा, और ये रेगुलरली प्रोसेस होता था। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या मेजर चेंज हुआ। नाउ देखते हैं मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर क्या है। दिस पीरियड सॉ टू सिग्निफिकेंट चेंजेस। इस पीरियड में आपको दो सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगा। दिस पीरियड सॉ टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको दो सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगा दैट हेल्प्ड सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द महाजनपद। इसमें आपको दो चेंज मिलेगा देखने को, जिससे क्या हुआ, हेल्प्ड मिला, सपोर्ट हुआ, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हो रहे थे ना, महाजनपद के जो पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रहे थे, उसको सपोर्ट मिला, उसको हेल्प मिला और सपोर्ट मिला। नौ कौन कौन सा चेंजेस था? यूज़ ऑफ द आयरन प्लॉसेयर, यानी अब जो है आयरन का प्लॉसेयर यूज़ होने लगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये चेंजेस है जो एग्रीकल्चर में हुआ था, मेजर चेंज माना जाता है, ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ द आयरन प्लॉसेयर, इससे क्या होता था, आयरन प्लॉसेयर का यूज़ होने लगा। द न्यू आयरन प्लॉसेयर कुड टर्न द हैवी क्लेई सॉइल मोर इजीली, यानी कितना भी हैवी है, क्लेई है सॉइल, उसको इजीली हम लोग प्लॉसेयर से ठीक कर सकते हैं दैन द ओल्ड वुडन प्लॉ। पहले क्या होता था, वुडन प्लॉ आते थे, तो उससे क्या होता है, खेती करना बहुत टफ होता था। अब क्या हुआ, न्यू आयरन प्लॉसेयर आ गया, उससे क्या हुआ कि हम लोग सॉइल को टर्न करने में बहुत आसानी से वो हो जाता था। कितना भी हैवी है, क्लेई है सॉइल, वो ईजीली टर्न हो जाता था, लीडिंग टू द बेटर हार्वेस्ट। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया और हार्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये बहुत मेजर चेंज माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए कि यूज जब से आयरन प्लॉसेयर का होने लगा, खेती जो है हमारी, यानी एग्रीकल्चर जो हमारी, बहुत मेजर उसमें चेंज आ गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ सेकेंड जो पार्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन होने लगा। ये क्या प्रोसेस है? इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, पैडी सैपलिंग्स वेयर नाउ ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। पहले क्या होता था कि स्कैटरिंग केवल कर देते थे पैडी के सीड को, यानी धान का जो सीड है, जो चावल उपजाया हो जाता है, क्रॉप्स जो राइस का प्रोडक्शन होता है धान से, पैडी से, तो वो हम लोग पहले क्या करते थे, उसका टाइप जो था, मतलब उसका जो प्रोसेस था अलग था। इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, मतलब पहले क्या करते थे कि स्कैटरिंग कर देते थे पहले सीड्स को ग्राउंड पे, और उसी से चावल की खेती होती थी, यानी चावल का जो है वो पैडी का जो है फार्मिंग हो जाता था, क्रॉप्स ग्रोन हो जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, ये ओल्ड वाला था कि ओल्ड में क्या करते थे, और अब ये न्यू में क्या होने लगा, लेटेस्ट में, कि पैडी सैपलिंग वेयर नाउ ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। पहले क्या करते थे इस प्रोसेस में, न्यू वाले प्रोसेस में क्या करते थे कि पहले पैडी के सैपलिंग को ग्रो किया जाता था, उसके बाद उसको फील्ड में जाके प्लांट किया जाता था। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। इसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन के रूप में जाना जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन पैडी का होने लगा। यानी पहले जो स्कैटर कर देते थे सीड को, केवल जाके स्कैटर फैला दिए, तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड पे वो स्कैटर्ड सीड से फिर राइस की जो है क्रॉप्स आ जाते थे, और उसमें बहुत कम प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब न्यू वाले प्रोसेस में क्या हुआ कि पैडी के सैपलिंग बना लिए जाते थे, ग्रोन कर लिए जाते थे, उसके बाद उसको प्लांट किया जाता था फील्ड में। इससे बहुत ज़्यादा जो है चेंज आ गया, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। दो इट रिक्वायर्ड मच मोर ब्लैक
बैक ब्रेकिंग लेबर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बैक ब्रेकिंग लेबर भी जो है यूज़ होता था। लेकिन फिर भी अगर इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन तो लेबर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लेबर जो है इसमें लगता है, फिर भी इसको इग्नोर करके हम लोग ये बहुत अच्छा प्रोसेस इसको मानते हैं, बहुत अच्छा एक मेथड मानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी जो है बहुत अच्छा हो गया। ये जो मेथड है ना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, ये बहुत अभी भी पॉपुलर है और इस मेथड से हम लोग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ अभी भी कर रहे हैं। यानी अभी हम लोग दो चीज़ पढ़ रहे थे, मेजर चेंजेज एग्रीकल्चर का उस समय क्या क्या हुआ था। तो दो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में उस समय। कौन कौन सा हुआ? एक हुआ था कि यूज़ ऑफ आयरन शेयर, यूज़ ऑफ आयरन प्लॉ शेयर, एक ये, और दूसरा क्या पढ़े? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, और पहला क्या था? यूज़ ऑफ आयरन प्लॉसियर। आयरन प्लॉसियर से क्या फ़ायदा हुआ, और ट्रांसप्लांटेशन पैडी का से मतलब पैडी का ट्रांसप्लांटेशन जो किए, यानी धान की खेती का जो ट्रांसप्लांटेशन फॉर्म यूज़ करने लगे, उससे क्या हुआ, यानी इंक्रीज प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये हम अभी लोग डिस्कस कर रहे थे, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केस स्टडी इस बुक में, इस चैप्टर में जो दिया हुआ है, केस स्टडी दो चीज़ का दिया हुआ है। एक तो मगध का दिया हुआ है और एक है वज़ी। दोनों का केस स्टडी दिया हुआ है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। दोनों के जो गवर्नमेंट हैं अलग परफॉर्मेंस था, दोनों जगह का ना गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, डिफरेंट प्रोसेस था गवर्नमेंट बनाने का दोनों जगह का। यानी मगध और बज्जी का डिफरेंट प्रोसेस था गवर्नमेंट बनाने का, इसको डिटेल से हम लोग करेंगे। तो लास्ट ही टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, केस स्टडी मगध। मगध द फर्स्ट एम्पायर, मगध क्या था? हमारा फर्स्ट एम्पायर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। महाजनपद कितने थे उस समय? 16 महाजनपद थे, 16 टोटल थे, उसमें ये सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा था। ना देखते हैं डिटेल से। मगध लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार, अभी कहाँ है मगध? ये प्रेजेंट डे बिहार में, मतलब मगध अभी के प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड था। यानी मगध लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा इन द नेक्स्ट 200 ईयर्स, यानी 200 साल तक, अगले 200 साल तक ये मोस्ट पावरफुल मगध जो है महाजनपद रहा। यानी महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट यही रहा और 200 साल तक अपना ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता रहा। अब ये फेवरेबल ज्योग्राफी क्या है उस समय की, कौन कौन सी ज्योग्राफी फेवरेबल इसके लिए थी, तो कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है। ये फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, यानी 4 रीजंस थे, 4 रीजंस था कि फेवरेबल ज्योग्राफी इसको मिला, इसीलिए ये फ्लरिश्ड हुआ इतना। यानी मगध जो है मोस्ट पावरफुल महाजनपद कैसे बना, इसके लिए फेवरेबल ज्योग्राफी इसको बहुत हेल्प किया। तो ये ज्योग्राफी कौन कौन सा है फेवरेबल ज्योग्राफी, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? द गंगा एंड सोन रिवर्स मेड द लैंड फर्टाइल प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग। यानी गंगा और सोन रिवर ना इसके बहुत बगल से निकलती है, यानी गंगा और सोन रिवर के ये वैली पे है। द गंगा एंड सोन रिवर्स मेड द लैंड फर्टाइल, गंगा और सोन रिवर का फ़ायदा क्या हुआ कि लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये कर दिया गया। गंगा और सोन रिवर के कारण यहाँ का लैंड जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए वाटर की भी कमी नहीं थी। तो फेवरेबल ज्योग्राफी में पहला जो पार्ट है वो है, फर्स्ट पार्ट जो है गंगा और सोन रिवर का हेल्प। गंगा और सोन रिवर के कारण यहाँ का लैंड फर्टाइल हो गया और वाटर भी फार्मिंग के लिए मिल जाता था। ना दूसरा क्या है? द रिवर्स वेयर यूज्ड फॉर चीप ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ना यूज़ होते थे चीप ट्रांसपोर्ट के लिए, बहुत सस्ते में लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते थे, रिवर यूज़ होता था चीप ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ फॉरेस्ट प्रोवाइडेड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी एंड वुड फॉर द बिल्डिंग। फॉरेस्ट जो यहाँ का था वो एलिफेंट और एलिफेंट एंड वुड प्रोवाइड करता था। फॉरेस्ट जो यहाँ का था वो एलिफेंट आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा देता था, और वुड जो है बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था इससे। यानी फॉरेस्ट जो यहाँ के थे वो आर्मी के लिए एलिफेंट प्रोवाइड कर देते थे, और बिल्डिंग के लिए वुड भी प्रोवाइड कर देते थे। यानी एलिफेंट और वुड से हेल्प मिल जाता। यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं
एलिफेंट आर्मी के लिए दे देते थे और वुड जो है बिल्डिंग के लिए देते थे, जिससे बहुत हेल्प मिलता था। द रीजन हैड लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, इस रीजन में आयरन ओर का लार्ज डिपॉजिट था, यानी ये जो रीजन है इसलिए इतना ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ क्योंकि यहाँ आयरन ओर का लार्ज डिपॉजिट पाया गया, विच कुड बी माइंड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वीपन्स, जिसको माइन करके स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए जा सकते थे और वीपन्स भी बहुत सारा बनाया जा सकता था। तो ये 4 रीज़न थे, ये 4 रीजन्स था फेवरेबल ज्योग्राफी का कि मगध क्यों इतना फ्लरिश्ड हुआ, मगध जो है महाजनपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों बन गया, ये फेवरेबल उसके ज्योग्राफी के रीज़न थे। गंगा और सोन के बारे में पहले पढ़े, फिर हम लोग पढ़े चीप ट्रांसपोर्ट के बारे में, रिवर जो अवेलेबल कराता था, फिर फॉरेस्ट के बारे में पढ़े, जो एलिफेंट जो है आर्मी के लिए एलिफेंट और बिल्डिंग के लिए वुड प्रोवाइड होता था फॉरेस्ट से, फिर पढ़े डिपॉजिट यहाँ पे आयरन ओर का बहुत ज़्यादा था, जो माइनिंग करके हम लोग टूल से स्ट्रॉन्ग और वीपन से स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पावरफुल रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु यूज्ड एवरी मीन्स टू कॉन्क्वर अदर जनपद, यहाँ के जो रूलर्स थे ना वो बहुत पावरफुल थे, पावरफुल रूलर्स यहाँ के थे, यहाँ के रूलर्स कैसे थे, बहुत पावरफुल थे, लाइक बिम्बिसार और अजातशत्रु, बहुत फेमस नेम है। रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु जो थे वो एवरी मीन्स टू कॉन्क्वर, मतलब हर तरीका अपनाते थे कि कैसे किसी को हराना है, अदर जनपदास को कैसे कॉन्क्वर करना है, कैसे उसको जीतना है, वो इसके लिए हर मेथड वो यूज़ कर लेते थे। यानी रूलर्स यहाँ के जो थे बिम्बिसार और अजातशत्रु टाइप के जो इनके जैसे रूलर थे, वो एवरी मीन्स सारा तरीका अपनाते थे कि दूसरे जनपदास को कैसे कॉन्क्वेयर करना है, जीतना कैसे है। ना कैपिटल सिटीज़ के बारे में ये देखते हैं। राजगृह, मॉडर्न राजगीर जो है उसी को राजगृह कहा जाता था, वाज द फर्स्ट कैपिटल, यहाँ का मगध का पहला कैपिटल था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि राजगृह जो है मॉडर्न राजगीर यहाँ का फर्स्ट कैपिटल था फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक के लिए, अनेक साल तक, मतलब अनेक वर्षों तक राजगृह जो है, जो मॉडर्न राजगीर है, वो फर्स्ट कैपिटल यहाँ का बना रहा। लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, फिर बाद में जो मॉडर्न पटना है उसी को पाटलिपुत्र पहले कहते थे, वो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। यानी कैपिटल सिटीज़ में राजगृह सबसे पहले इसकी राजधानी बनी, फर्स्ट कैपिटल बनी सेवरल ईयर्स तक, और उसके बाद फिर शिफ्ट हो गया राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र, जो अभी मॉडर्न पटना है उसी को पाटलिपुत्र कहते थे। राजगीर से फिर जाके पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई ना। इसके बाद केस स्टडी हम लोग को पढ़ना है वज्जी के बारे में। अभी हम लोग केस स्टडी मगध का पढ़ रहे थे, इसके बाद जो केस स्टडी पढ़ना है मगध द फर्स्ट एम्पायर का भी हम लोग पढ़े थे केस स्टडी, और इसके बाद हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे वज्जी द रिपब्लिक, अ रिपब्लिक, वज्जी अ रिपब्लिक। वाइल मगध वाज अ किंगडम, मगध क्या था, किंगडम था। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, वज्जी इसकी कैपिटल थी। वाइल मगध वाज अ किंगडम, ऐसे तो मगध किंगडम था, लेकिन फिर भी वज्जी जो है विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार हैड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वज्जी में क्या था कि डिफरेंट फॉर्म के गवर्नमेंट थे, वज्जी में डिफरेंट फॉर्म के गवर्नमेंट थे, जिसको क्या कहते थे, कॉल्ड अ गन और संघ, जिसे क्या कहा जाता था, गन और संघ, जिसे गन या संघ कहा जाता था। एन अर्ली फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का ये बहुत पुराना फॉर्म, अर्ली फॉर्म है, बहुत प्राचीन फॉर्म है। एन अर्ली फॉर्म ऑफ अ रिपब्लिक, अभी जो रिपब्लिक हम लोग समझते हैं वही चीज़ का अर्ली फॉर्म क्या है, गन और संघ। ये कहाँ था, वज्जी में था। वज्जी की कैपिटल कौन सी थी, वैशाली बिहार में। यानी वज्जी जो है जिसकी कैपिटल वैशाली बिहार थी हैड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का डिफरेंट फॉर्म था, जिसको गन कहते थे या संघ कहते थे। और ये गन और संघ क्या होता था, रिपब्लिक होता था। जैसे आप आज रिपब्लिक को समझ रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया कंट्री जो है रिपब्लिक है, उसी तरह गन और संघ जो है अर्ली फॉर्म रिपब्लिक का माना जाता है। नाउ अब ये गन और संघ क्या होता था, आइए बारी बारी से देखते हैं। गन या संघ क्या होता था, अ गवर्नमेंट वेयर देयर वेयर नॉट वन, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें एक नहीं बट मेनी रूलर्स, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें एक नहीं अनेक राजा होंगे, अनेक रूलर्स होंगे।
ईच पर्सन वॉज कॉल्ड अ राजा, मतलब जहाँ एक राजा नहीं होंगे बहुत सारे राजा होंगे। यानी गण संघ एक ऐसा गवर्नमेंट है, अ गवर्नमेंट वेयर देयर वेयर नॉट वन, एक नहीं राजा होंगे, बट मेनी रूलर्स, बहुत सारे शासक होंगे। ईच पर्सन वॉज कॉल्ड अ राजा, बहुत सारे राजा होंगे, सारे पर्सन को राजा ही कहते थे। नौ, गवर्नेंस यहाँ का कैसा होता था? द राजा परफॉर्म रिचुअल्स, राजा ना परफॉर्म करते थे रिचुअल्स। मेट इन असेंबलीज, वो असेंबलीज में मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट टू डू, और डिसाइड करते थे कि क्या करना है। थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, उसके बाद डिसीजन लिया जाता था कि व्हाट टू डू, क्या करना है। गवर्नेंस कैसे चलता था? तो राजा परफॉर्म करते थे रिचुअल, मेट करते थे असेंबली में, और डिसाइड करते थे व्हाट टू डू, कि क्या करना है। कैसे डिसीजन आता था? तो डिस्कशन होता था और डिबेट होता था, तब जाके डिसीजन लेते थे कि कैसे क्या करना है। नौ, गवर्नेंस हो गया। अब नौ, अब क्या है इसके बाद? सोशल लिमिट्स। सोशल लिमिट्स क्या था? वुमेन, दास जो स्लेव्स कहलाते थे, एंड कम्माकाराज जो हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। ये ध्यान रखना है, सोशल में कुछ सोसाइटी में कुछ लिमिट भी था। जो सोसाइटी में लिमिट क्या था? वुमेन को, दास को जिसे स्लेव्स कहा जाता है, एंड कर्मकाराज जो हायर्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे। कर्मकार किसको कहते थे? हायर्ड जो नियुक्त किए जाते थे एग्रीकल्चरल लेबरर्स को कहा जाता था कर्मकार। उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता था असेंबलीज में। यानी वुमेन, दास और कर्मकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, इस असेंबलीज में उनको पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था। उनको ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप कि सोशल लिमिट था कि वुमेन, दास और कर्मकार जो हैं कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, इन असेंबलीज में भाग नहीं लेते थे। नाउ कॉन्फ्लिक्ट क्या था उस समय का? गन वेयर रिपीटेडली अटैक्ड बाय पावरफुल किंगडम्स लाइक मगध। ये जो गन था जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी अक्सर लड़ाई हो जाती थी। बहुत बार इस पे अटैक किया पावरफुल किंगडम। मगध जो है पावरफुल किंगडम था और इसके बगल में ही था, तो रिपीटेडली बहुत बार इस पे अटैक किया। गन पे बहुत बार रिपीटेडली अटैक हुआ, किसके द्वारा? तो मगध के द्वारा, जो पावरफुल किंगडम माना जाता था। द गन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सर्वाइव्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फिर भी गन फॉर्म जो गवर्नमेंट का है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव किया, वेरी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव किया। अनटिल इट वाज फाइनली कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर अबाउट 1500 ईयर्स अगो, जब तक कि इस पे कॉन्कर्ड नहीं हो गया गुप्ता रूलर का। 1500 साल पहले की बात है ये। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट होता था इसका वो बहुत ज़्यादा गन वे रिपीटेडली अटैक्ड, यानी गन पे रिपीटेडली अटैक होता था। किसका? तो मगध का, जो पावरफुल किंगडम माना जाता था, वो इस पे रिपीटेडली बहुत बार अटैक किया। और गन जो है गन जो फॉर्म गवर्नमेंट का था वो वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक सरवाइव किया। ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक ये गन फॉर्म गवर्नमेंट का चला। बाद में क्या हुआ फिर इस पे? फाइनली ये कॉन्क्वर्ड, इसको कौन जीत लिया? गुप्ता रूलर। गुप्त रूलर जो हैं, गुप्ता रूलर्स इसको अटैक करके जीत लिए। एंड 1500 ईयर्स अगो तक ये जो है कॉन्कर्ड हो गया था गुप्ता पीरियड द्वारा, गुप्ता रूलर्स द्वारा। तो until it was finally conquered by the Gupta rulers about 1500 years ago. So these all are the topics of this chapter now completed. A lot of thanks for listening, watching, liking, sharing, subscribing. A lot of thanks again and again. We will meet in next chapter.